नमस्कार साथियों, मैं आज इस वीडियो में प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक हैं उनकी पीड़ा बताने आया हूँ साहब। क्योंकि मैंने 2015 से पूर्व उस पीड़ा को बहुत ही बारीकी से देखा था साहब। और पीड़ा भी साहब ऐसी थी कि रात को जब याद आ जाती है ना अभी तो नींद नहीं आती साहब। प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले शिक्षक का गुनाह क्या है साहब, यही आपसे पूछने आया हूँ मैं साहब। आप सोचिएगा कि इस वैश्विक महामारी के दौरान आपके हालात कैसे हैं, आपके परिवारजनों के हालात कैसे हैं, आप खुद समझ सकते हैं। तो सोचिए साहब, लाखों की संख्या में काम करने वाले उन प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के हालात कैसे होंगे साहब। साहब उनका गुनाह क्या था कि आज तक सरकार ने उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई साहब। सरकार ने शर्तें तो बहुत सी लागू की साहब, लेकिन वो स्कूल के साथ ही अनुबंध किया, शिक्षक के साथ उसका कोई अनुबंध नहीं हुआ। प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले शिक्षक के साथ ना तो सरकार का कोई अनुबंध था और ना ही वास्तविक रूप से स्कूल का कोई अनुबंध नहीं था, क्योंकि वो गुनाहगार था साहब। प्राइवेट स्कूल में काम करने वाला शिक्षक गुनाहगार है साहब। और गुनाहगार कैसा है पता है, उन्होंने शिक्षक बनने का सपना देखा है साहब। और इस सपने को साकार करने के लिए साहब उन्होंने बीएड कर लिया था, मास्टर डिग्री उन्होंने कर ली थी साहब। परिवार पालने के लिए, शिक्षक बनने के सपने को पूरा करने के लिए साहब उन्होंने निजी शिक्षण संस्थान के विज्ञापन रूपी भंवर जाल में वो फंस गया था साहब। लेकिन इस वैश्विक महामारी के दौरान उसके हालात कैसे होंगे साहब, एक बार जरा गौर करिएगा। सोचिए जनाब, आपके परिवार में भी निजी स्कूल में काम करने वाला कोई शिक्षक होगा। इस वैश्विक महामारी के दौरान ना तो सरकार ने उनके संबंध में कोई बात की, दूरदर्शन अखबार में उनका कहीं जिक्र नहीं आता साहब। क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्होंने शिक्षक बनने का सपना देखा था साहब। और इस सपने को पूरा करने के लिए वो सरकारी तो नहीं बन पाए, लेकिन निजी स्कूल में वो जरूर शिक्षक के रूप में काम करने लगे थे साहब। उनके पीछे एक परिवार है, उनकी संख्या साहब लाखों में है राजस्थान में ही नहीं साहब, पूरे देश में उनकी संख्या क्या होगी आप सोचिएगा साहब। इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान आपने ही कहा था ना, सरकार ने ही तो ये कहा था कि इस दौरान निजी शिक्षण संस्थान, निजी जो भी उद्यम है उनमें किसी प्रकार के वेतन की कटौती नहीं होगी साहब। कभी आपने सुध लिए कि उनको वेतन मिला कि नहीं मिला साहब? वेतन कटौती तो छोड़िएगा, उनका बकाया वेतन भी बाकी है। मैंने कुछ साथियों से बात की है साहब, मेरे बहुत से साथी निजी शिक्षण संस्थान में काम कर रहे हैं साहब। पेट पालनी मुश्किल हो रहा है साहब उनका भी साहब। पता है उनसे स्कूल में कैसे काम करवाया जाता है? मैं थोड़ी सी अनुभव बता देता हूँ साहब, मैंने उस पीड़ा बारीकी से देखी है साहब। पहला तो आप देखिएगा, वो निजी स्कूल में काम करने वाला शिक्षक स्कूल आधा घंटे पूर्व पहुंचता है, यहाँ तक कि साहब बच्चे आने से पूर्व शिक्षक को पहुंचना पड़ता है साहब। और स्कूल से बच्चे जब निकल जाते हैं ना, उसके बाद वो शिक्षक निकलता है। वो तो ठीक है साहब, अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन इस दौरान पता है उसके साथ क्या क्या होता है साहब। इस दौरान वो एक बार भी बेंच पे बैठ नहीं सकता साहब। कक्ष में कहीं पर उसके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं होती है साहब। और गलती से अगर वो बैठ भी जाए ना किसी समस्या के कारण, तो साहब कयामत आ जाती है वहां पर। निर्देशक महोदय, प्रिंसिपल महोदय की फटकार उन्हें सुननी पड़ती है साहब। और पता है कैसी कैसी फटकार सुननी पड़ती है? काम नहीं करना तो यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है साहब। अगर गलती से कक्ष में चेयर आ जाती है ना, तो चपरासी महोदय उन्हें उठा के ले जाते हैं साहब। पता है साहब निजी स्कूल में काम करने वाले शिक्षकों का वेतन क्या हो सकता है? नहीं पता साहब। क्यों नहीं पता? क्योंकि आज तक सरकार ने उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई साहब। प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले शिक्षक के क्या अधिकार हैं उस शिक्षक को भी नहीं पता साहब। क्यों नहीं पता? क्योंकि उसके अधिकारों का कहीं जिक्र हुआ ही नहीं साहब आज तक। क्योंकि वो गुनाहगार था ना, उसने शिक्षक बनने का सपना देखा था साहब। वेतन लेते समय निर्देशक महोदय की कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती हैं पता है? पूरे 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड थमा दिया जाता है साहब। पूरे 1 महीने में उन्होंने क्या किया ये सारी बातें गिना दी जाती है साहब। उन्होंने 1 महीने में क्या अच्छा किया ये नहीं बताया जाता है। 1 महीने में वो जानबूझ के नहीं करता, फिर भी उनसे होकर कोई गलतियां हुई हैं साहब तो उनका बार बार जिक्र किया जाता है, क्योंकि वो गुनाहगार था ना उस समाज का, उस
देश का कि वो शिक्षक बनने का सपना उन्होंने देख लिया साहब। साहब सारी शर्तें स्कूल शिक्षक पर ही थोप देती हैं, लेकिन साहब शिक्षक की कोई शर्त नहीं होती, उसकी शर्त एक ही होती है कि मुझे मेरा सपना पूरा करने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ये लोग, वो उसी शर्त को मान लेता है। जो भी स्कूल उनके सामने कंडीशंस रखता है उन सबको वो फॉलो करता है साहब, क्योंकि उसे अपने सपने को साकार करना है साहब। आप सोचिएगा साहब कि तमाम राजनीतिक पदाधिकारी, ब्यूरोक्रेसी में काम करने वाले तमाम लोग, प्रशासनिक अधिकारी, उन सब बच्चों का भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य निजी स्कूल के शिक्षकों के हाथों में है, क्योंकि साहब वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते। उस ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक जो पदाधिकारी हैं उन्होंने स्कूलों के लिए तो साहब अच्छी अच्छी गाइडलाइंस बना दी, लेकिन वो ये बात भूल गए साहब कि निजी स्कूल में वो निर्देशक या प्रिंसिपल महोदय काम करने नहीं आता है, निजी स्कूल में वो शिक्षक काम करने आता है जो एक नए जोश के साथ काम करता है साहब। अगर उसकी आयु ज़्यादा हो जाती है, एक प्रकार से उसमें एनर्जी कम हो जाती है, तो साहब उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है, कहीं उसका भविष्य सिक्योर नहीं है साहब। और आपको पता है साहब, एक प्राइवेट स्कूल में काम करने वाला शिक्षक साल में कितने दिन काम करता है साहब? भले ही आपको और हमको ऐसा लगता हो कि वो एक साल काम करता है, एक सत्र में काम करता है साहब, अमूमन आप देखिएगा आंकड़े में सत्र क्या होता है, कितने समय का होता है। वो शिक्षक मात्र 7 महीने काम करता है साहब, 7 से 8 महीने काम करता है साहब। किसी पारिवारिक समस्या के कारण उसने छुट्टी ले ली तो मान लीजिएगा 6.5 महीने का औसत आ जाएगा। इस 6.5 महीने के दौरान साहब उसे 1 से 2 बार सिलेबस भी करवाना पड़ता है, सप्ताह में 1 बार उसे टेस्ट की कॉपियां भी चेक करनी पड़ती हैं साहब। वो टेस्ट की कॉपियां घर पे चेक नहीं, स्कूल में चेक नहीं कर सकता, उसे घर पे आके चेक करनी पड़ती है साहब। उसके भी एक छोटा सा परिवार होगा, उस परिवार पर इस समय क्या बीत रही होगी साहब, इस महामारी के दौरान उनके हालात कैसे होंगे साहब। आप उनके बारे में बात करिएगा साहब, उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको एक जोश मिलेगा साहब, एक नई ऊर्जा पैदा होगी कि सरकार ने उनकी सुनी है साहब। उनकी संख्या लाखों में है साहब। कम से कम आप इसलिए सुन लें कि उनका एक बड़ा वोट बैंक है साहब, इसलिए सुन लें आप। वोट बैंक के लिए तो सरकारें सब कुछ करती हैं ना साहब, तो कम से कम उन निजी स्कूल में काम करने वाले शिक्षकों का साहब बहुत बड़ा वोट बैंक है साहब, क्योंकि उनकी संख्या लाखों में है साहब। आप उनके बारे में भी साहब थोड़ा सा सोच लीजिएगा साहब, उनके लिए भी कुछ शर्तें आप लागू कर दीजिएगा, उनका भविष्य भी साहब निजी क्षेत्र में ही सही, उनके वेतन मान तय कर दीजिएगा साहब, आप सेवा शर्तें तय कर दीजिएगा साहब, वेतन की तारीखें निश्चित कर दीजिएगा साहब, क्योंकि उनको वेतन साहब कैसे और किन शर्तों के साथ मिलता है आपको नहीं पता साहब। महीने की 15 तारीख को वेतन मिलता है साहब, लगभग 15 से 20 तक वेतन मिलता है, वो भी पूरा वेतन नहीं मिलता साहब। और ये उन्हें डराया जाता है साहब कि हम आपका 15 दिन का वेतन दबा के रखेंगे साहब, सत्र खत्म होने के बाद आपको वेतन दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप गुनाहगार थे ना, आपने शिक्षक बनने का सपना देखा था साहब। कम से कम एक बार सोच लीजिएगा, उनके बारे में बात तक कर लीजिएगा साहब, एक बार बात करके देखिएगा। राजस्थान ही नहीं, देश के कोने कोने में काम करने वाले निजी स्कूलों के जो शिक्षक हैं साहब, प्राइवेट स्कूलों के जो शिक्षक है ना, उनके सपनों को एक नई उड़ान मिलेगी साहब, उनके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया जुनून आएगा साहब। आप उनके बारे में बात करके देखिएगा। बार बार कह रहा हूं साहब, बात इसलिए कर लीजिएगा कि उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि सरकारें तो वोट बैंक के लिए काम करती हैं साहब, तो कम से कम आप भी वोट बैंक के लिए काम कर दीजिएगा साहब। बहुत अच्छा लगेगा साहब। प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले शिक्षक के पीछे एक छोटा सा परिवार होता है साहब। वो जब तक बीएड करके आता है ना साहब, उसकी शादी हो चुकी होती है, उसके 1-2 छोटे बच्चे भी हो जाते हैं साहब, माता पिता भी उसके परिवार में होते हैं साहब, अन्य सामाजिक जिम्मेदारियों का भी वो निर्वहन करता है, क्योंकि समाज के बीच में रहता है ना। वो शिक्षक बनने का सपना जो देखा था साहब, उसके परिवार के बारे में सोच लीजिएगा। एक निजी स्कूल में काम करने वाले शिक्षक के पीछे 4 से 5 लोगों का भविष्य जुड़ा होता है साहब। उसके इस गुनाह की इतनी बड़ी सजा मत दीजिएगा, कम से कम आप उनके लिए कोई पॉलिसियां बना दीजिएगा, उनके लिए कुछ काम की शर्तें बना दीजिएगा साहब। आप उन प्राइवेट स्कूलों
को भी साहब थोड़ा सा हो सकता है तथाकथित प्राइवेट स्कूलों में सारी चीज़ें हों, लेकिन साहब राजस्थान की 99% स्कूलों के लिए साहब मैं दावे के साथ आपके ताल ठोक के कह रहा हूँ साहब, 99% जो स्कूल है ना, उनमें काम करने वाले शिक्षकों का ब्यौरा आप अपने विभागीय ब्यूरो से मिलान कर लीजिएगा साहब। जो उन्होंने सालाना आपको प्रस्तुत किया उनका नाम तक नहीं है उसमें। क्यों नहीं है? क्योंकि वो गुनाहगार हैं समाज के, इस प्रदेश के गुनाहगार यही हैं कि उन्होंने शिक्षक बनने का सपना देखा है। साहब इस गुनाह की इतनी बड़ी सजा मत दीजिएगा। वो नए जोश के साथ काम करने आता है स्कूल में, क्योंकि युवा होता है साहब, अपने विषय को बारीकी से पढ़ता है साहब। पता है उसने वर्तमान तकनीकी युग में बहुत अच्छे अच्छे संसाधनों को काम में लेकर के अपने विषय को इतना मजबूत बना लिया साहब कि प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले शिक्षक से अगर किताब हाथ से ले ली जाए ना साहब, तो वो पूरे सत्र पूरे विषय को एक धारा प्रवाह के साथ पढ़ा सकता है साहब। और आपकी सरकारी, माफ करना मेरा मतलब यहाँ शिक्षकों की भावना को आघात करना नहीं है, सरकारी सेवा में काम करने वाले शिक्षक सोचिएगा कि अगर उनसे इंग्लिश की स्पेलिंग लिखवाई जाए, माफ करना वर्तमान वाले शिक्षकों के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जो ये कहें कि उनकी सेवा लगभग 15 से 20 साल तक की हो गई या सेवानिवृत्ति की आयु में है या हो गई, उनसे एक अंग्रेजी की स्पेलिंग लिखवाई जाए ना साहब, वो स्पेलिंग नहीं लिख पाते। लेकिन कभी आप उस निजी शिक्षण संस्थान में काम करने वाले उस शिक्षक का इंटरव्यू लीजिएगा साहब, आप उसके ज्ञान से एक बार वाकिफ हो जाइएगा साहब। ज्ञान उसमें कूट कूट के भरा है। आपने आज तक साहब पाठ्यक्रम से संबंधित या फिर शिक्षा के संबंध में निजी शिक्षण संस्थान में काम करने वाले शिक्षक की राय नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि आपकी नज़र में वो शून्य है। और मैं यही कहूँगा साहब, आपकी नज़र में वो शून्य था, इसलिए आज तक उस प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले शिक्षक के लिए सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई शर्तें नहीं बनाई। उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, किस अनुबंध के साथ वो स्कूल में काम करेगा, इसके लिए कोई आपने नहीं बनाई। और बनाई भी तो आपने ऐसी सेवा शर्तें बना दी कि उनका एकाधिकार उन निजी शिक्षण संस्थानों को दे दिया। साहब उनका बहुत शोषण होता है। मैंने आपको बताया स्कूल खुलने के आधा घंटे पहले वो जाते हैं, बाद में आते हैं, उस दौरान एक बार भी नहीं बैठते साहब। साहब राजस्थान की 70% स्कूलों में तो उन्हें चाय भी नहीं पिलाई जाती है, और अगर वो चाय पी ले गलती से तो साहब वेतन में जोड़ दिया जाता है कि अमुक तारीख को आपने 5 रुपए की चाय पी थी साहब। इंटरवेल में निर्देशक महोदय अखबार छुपा के ले जाता है, हटा देता है कि आप यहाँ अखबार पढ़ने नहीं आए हैं। इंटरवेल में साहब जब बच्चे बैठे होते हैं, आराम फरमा रहे होते हैं ना, उस समय वो शिक्षक या तो बाहर ग्राउंड में खड़ा पाता है या फिर सीढ़ियों में। और साहब इतना और बता दूं, जब स्कूल पे कोई आफत आती है ना, तो वो निजी स्कूल के जो निर्देशक महोदय हैं ना, ये सारा दोष उस शिक्षक पर थोप देते हैं, क्योंकि वो तो रसूखदार है ना साहब, उनके पास तो पैसा हो गया, मोटी फीस उन्होंने वसूल की है, उस फीस को अपने पास रखा है। लेकिन उस शिक्षक के पास तो कुछ था नहीं, उसे निजी स्कूल के निर्देशक महोदय ने मामलों को पैसे के बलबूते दबा दिए, और वो शिक्षक गुनाहगार इसलिए बन गया कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। उसकी आर्थिक रूप से कमर तो पहले से ही टूटी हुई है साहब। जब तक उन्होंने बीएड किया है तो आप सोचिएगा कि लगभग उन्होंने 16 से 17 साल पढ़ाई की है, परिवार पर आर्थिक बोझ बन करके रहा है वो। और साहब उस दौरान भी उसका वेतन क्या होगा आप अनुमान नहीं लगा सकते साहब। साहब इतने वेतन में आपके यहाँ पर साहब बिजली का बिल नहीं चुकाया जा सकता। आप जो सुन रहे हैं ना, जो बड़े रसूखदार हैं साहब, प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक का वेतन होता है ना साहब, वो वेतन आपके बिजली के बिल से कहीं ज़्यादा होता है साहब, कम होता है। माफ करना, बिजली के बिल से कम होता है, आपका बिजली का बिल ज़्यादा होता है साहब उनके वेतन से। तो आप सोचिएगा कि उनका परिवार कैसे पलता होगा साहब। छोड़िएगा उन्होंने कभी बात नहीं की, लेकिन उनकी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ साहब, कि इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान आप एक बार उनकी बात कर लीजिएगा साहब, ईमानदारी पूर्वक साहब वो आगे आएंगे, हमेशा सरकार के साथ खड़े रहेंगे वो साहब। कम से कम बार बार कह रहा हूँ, वोट बैंक के लिए ऐसा कर लीजिएगा, उनके पास बहुत बड़ा वोट बैंक है, ये समझ के कर लीजिएगा साहब। साहब उनके इस गुनाह की आप इतनी बड़ी सजा मत दीजिएगा।
साथियों, मैंने प्राइवेट स्कूल के शिक्षक की पीड़ा जाहिर की है। यहाँ मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे उम्मीद है कि सारे दोस्त इस वीडियो को शेयर करेंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह आप शेयर करिएगा। मेरी आवाज़ को आप सरकार तक पहुंचाइएगा। हो सकता है कि एक छोटी सी चिंगारी कल को एक बड़ी आंधी का रूप ले ले, आंदोलन का रूप ले ले। सरकार को इनके संबंध में कोई पॉलिसी बनानी पड़ जाए, सरकार को इनके भविष्य को लेकर चिंता सताने लग जाए, तो आप सब दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन अपने चैनल GK जयपाल काजला को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।